नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 के व्याकरण की पुस्तक से पाठ 1 भाषा पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हम संकेतों से भी बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, लेकिन कई बार संकेत समझने में दूसरों को कई बार बहुत परेशानी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक लड़की है पाखी जो ब्रश कर रही है और अपने भाई से कुछ कहने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसका भाई उसके उस इशारे को नहीं समझ पा रहा है। तब उसने कहा कि पहले ब्रश कर लो और फिर उसके बाद मुझसे बात करो। जब पाखी ने ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद फिर उसने कहा, मनु पंखा बंद कर दो। तब उसे तुरंत समझ में आ गया। मतलब हमने देखा कि जब हम अपने मुख से किन्हीं ध्वनियों का इस्तेमाल करके एक निश्चित संकेत देते हैं, तब सामने वाला हमारी बातों को समझने में समर्थ होता है। और कई बार हम संकेतों से भी समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि हमने होठ के ऊपर उंगली रखी, इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि हमें शांत रहना है, बातें नहीं करनी है। लेकिन उसके अलावा यदि हमको कुछ और चाहिए और हमने यदि किसी से इशारे से मांगा, तो शायद उसे समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो हम अपनी चीज़ों को दूसरों को समझाने के लिए और दूसरों के मनोभाव को या मन में उत्पन्न हुए विचारों को समझने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, वह ध्वनियाँ भाषा कहलाते हैं। अब जब हम बच्चे होते हैं, तब हम हमारी पहली भाषा सीखते हैं हमारी परिवार से। तो जब हम अपने परिवार से भाषा सीखते हैं, तो उससे भी पहले हम अपनी माँ से सर्वाधिक करीब होते हैं। तो हम अपनी माँ से जो भाषा सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। फिर जब हम स्कूल जाते हैं और एक खास विषय का अध्ययन करते हैं और एक खास तरीके के विषय के बारे में जानते हैं, वो हम अपनी या तो राष्ट्रीय भाषा में उस सारी चीज़ों को सीखते हैं, या हम उसको क्षेत्रीय भाषा में सीखते हैं, या हम उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा में सीखते हैं। अब आप मेरे कहने का मतलब समझ ही गए होंगे कि जब हम घर परिवार में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह हमारी मातृभाषा हुई। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं और उस राष्ट्र के अधिकाधिक लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह हमारी राष्ट्रभाषा हुई। हम जिस क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, उस क्षेत्र के लोग जिस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, वह हमारी क्षेत्रीय भाषा हुई। और जिस भाषा से हम पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में बांधते हैं, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम का वाक्य सार्थक करते हैं, वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा हुई। तो आपने जाना कि आपकी माँ से सीखी हुई भाषा मातृभाषा, आपकी शैक्षणिक भाषा आपकी या तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय भाषा में आप विषयों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आपकी एक राष्ट्रभाषा होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। ये हुए भाषा के अलग अलग रूप। अब हम इनको और किस तरीके से प्रयुक्त करते हैं, तो यदि हम देखें तो हम भाषा के 2 रूपों का मुख्यतः प्रयोग करते हैं। इसके पहले यदि हम और भाषा की परिभाषा पर ध्यान दें, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के भावों को भी प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को जानते हैं। अब जानने और पहचानने का ये तरीका हम 2 तरीके से करते हैं। कैसे 2 तरीके से करते हैं? एक हम बोल कर करते हैं, दूसरा हम लिख कर करते हैं। तो जब हम भाषा का प्रयोग बोल कर करते हैं, तब हम
मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, और जब हम अपनी भाषा को किन्हीं विशेष चिन्हों से दर्शाते हैं तो हम लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे यदि हमने फ़ोन पर बात की तो हमने मौखिक भाषा का प्रयोग किया, और यदि हमने इंटरनेट पर ईमेल या मेल किया या आपस में चैटिंग की या किसी के द्वारा दिए गए संदेश को हमने पढ़ा तो हमने लिखित भाषा का प्रयोग किया। इसी तरीके से विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। हर भाषा में अलग अलग ध्वनियाँ प्रयोग की जाती हैं, और जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेजी। इस तरीके से भारत की राष्ट्रीय भाषा यदि हम कहें तो क्या है? हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम भाषा को प्रकट करते हैं कुछ चिन्हों के द्वारा लिखकर, तब उसे क्या कहते हैं? लिपि। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और लिपि की परिभाषा यदि हम देखें तो यही कि भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो हर भाषा की अलग लिपि होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम बने हुए हैं। इन कॉलमों में आपको दिया गया है, एक भाषा के लिए चयनित किया गया है, एक लिपि के लिए। यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, इन सब की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फ़ारसी और बंगाली की बांग्ला। इसी प्रकार आगे जब हम देखते हैं तो हर राष्ट्र की जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी भी अलग अलग लिपियां होती हैं। अब हमने भाषा को बोलना सीख लिया, हमने भाषा को लिखना सीख लिया, लेकिन यदि हम सार्थक शब्दों का प्रयोग ना करें या अपनी बातों को सही तरीके से बोलकर दूसरों तक ना पहुंचाएं तो हमारा आपसी व्यवहार कुछ असंतुलित हो जाएगा। अर्थात यदि हम गलत वाक्यों का प्रयोग करें तो हम अपनी बात सही तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे यदि हमने कहा अनिल खेल रही है, यह अशुद्ध वाक्य है, लेकिन यदि हमने कहा कि अनिल खेल रहा है तो यह शुद्ध वाक्य है। अब ये हमको कैसे पता चलता है कि ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है? तो जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है वह व्याकरण कहलाता है, जिससे हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत होती है, व्याकरण के ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस पाठ में हमने ये जाना कि भाषा अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है और साथ ही अपने मनोभावों को भी प्रकट करने का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा राष्ट्रीय होती है तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जब भाषा अंतर्राष्ट्रीय होती है तब वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। इस प्रकार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब जब हम भाषा को किसी खास चिन्हों के द्वारा लिखते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं, और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इस पाठ के सारे अभ्यास के प्रश्न आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृपया वेबसाइट का अवलोकन करें। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा।